नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटाबेस डिज़ाइन। और ये जो है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो अपना सब्जेक्ट है उसमें डिज़ाइनिंग के लिए, सिस्टम डिज़ाइनिंग के लिए एक टॉपिक होता है डेटाबेस डिज़ाइनिंग, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमने विकिपीडिया का रेफरेंस लिया है इसे डिस्कस करने के लिए। तो डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है ये देख रहे हैं। अ डेटाबेस डिज़ाइन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द डेटा मॉडल। तो डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है? डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू द डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे ही डेटाबेस डिज़ाइन कहा जाता है। तो बहुत सारे डेटा मॉडल होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो उसमें से किसी एक डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसी को ही डेटाबेस डिज़ाइन कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हम कई तरीके से डेटा को डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग। The designer determine what data must be stored and how the data element interrelate। तो डेटाबेस का जो डिज़ाइनर होता है उसे यह डिटरमाइन करना होता है कि what data must be stored, कौन से डेटा हैं उन्हें स्टोर करना आवश्यक है, और ये जो डेटा एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे से कैसे इंटररिलेटेड हैं। With this information, they can begin to fit the data to the data model। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ जो है जो डेटाबेस के डिज़ाइनर हैं वह यह डिटरमाइन करते हैं कि ये जो हमारा डेटा है वो किस डेटा मॉडल पर फिट बैठेगा, मतलब किस डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग जो है अपने डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना होता है कि डेटा, कौन से डेटा को स्टोर करना है और उन डेटा के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजेस डेटा अकॉर्डिंगली। और डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है तो वो डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा को मैनेज करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। डेटाबेस डिज़ाइन इन्वॉल्व क्लासीफाइंग डेटा एंड आइडेंटिफाइंग इंटर रिलेशनशिप। तो डेटाबेस डिज़ाइन में जो है डेटाबेस का क्लासिफिकेशन और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, ये दोनों जो है ये दोनों प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है। तो डेटा को क्लासिफाई करना, उसको अलग अलग डिवाइड करना और उन डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो जो है वो आइडेंटिफाई करना, ये दोनों प्रक्रिया जो है डेटाबेस डिज़ाइन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर ये सारे जो टॉपिक हम देखने वाले हैं। डिटरमाइनिंग डेटा टू बी स्टोर, क्या डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने की आवश्यकता होती है। डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप क्यों हमें डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ER डायग्राम के बारे में शॉर्ट में हम देखेंगे। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के द्वारा जो है डेटाबेस डिज़ाइन के लिए सजेस्टेड प्रोसेस जो है बताया गया है वो हम देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं डिटरमाइनिंग डेटा टू बी स्टोर्ड। इन द मेजॉरिटी ऑफ केस a person who is doing the design of the database is a person with the expertise in the area of database design rather than expertise in the domain for which the data to be stored is drawn। तो यहाँ पर जो होता है मैक्सिमम समय में जो डेटाबेस का जो डिज़ाइनर होता है वह एक ऐसा पर्सन होता है जिसको डेटाबेस डिज़ाइनिंग में एक्सपर्टीज हासिल होती है, और ना कि जो डेटा जिस डोमेन से बिलोंग करता है उस क्षेत्र का वो एक्सपर्टाइज नहीं होता। यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, बायोटेक्निकल इंफॉर्मेशन है,
तो इस तरह के चीज़ों से जो है डेटाबेस डिज़ाइनर जो है वो फैमिलियर नहीं होता। वो डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करना है उस पर उसकी एक्सपर्टाइज होती है। देयरफॉर द डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस base must be determined in the cooperation with the person who does have the expertise in the domain and who is aware with what data must be stored within the system। तो यहाँ पर एक जो है एक तो डेटाबेस डिज़ाइनर वहाँ पर होता है और दूसरा वो व्यक्ति होता है जिसको डेटाबेस के डोमेन जो डेटा का जो डोमेन नॉलेज है उस पर एक्सपर्टाइज हासिल होती है। तो ये दो लोग जो है आपस में बैठकर जो है यह अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या डेटा है जिसे हमें स्टोर करने की आवश्यकता है। दिस प्रोसेस इज अ वन which is generally considered as a part of requirement analysis and requires skills to the part of database designer to elicit the needed information from those with the domain knowledge। तो यहाँ पर जो होता है यह रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो है एक हिस्सा होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का एक पार्ट होता है डेटा को डिटरमाइन करना, और इसके लिए जो है वो डेटाबेस डिज़ाइनर जो है उसके पास ये स्किल होना ज़रूरी होता है कि वह यह जान पाए कि डोमेन नॉलेज से कि कौन से डेटा को स्टोर करने की आवश्यकता है। क्योंकि सामान्यतः यह होता है कि जो जिनके पास डोमेन नॉलेज होता है उन्हें यह एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कौन से डेटा को हमें स्टोर करना है, किसको नहीं करना है, वो इस चीज़ को एग्जैक्टली नहीं बता पाते। तो जो डोमेन एक्सपर्ट के साथ जो डेटाबेस डिज़ाइनर है उसको ये समझ रखना ज़रूरी होता है कि वह आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से डेटा को हमको स्टोर करने की आवश्यकता है। डेटा टू बी स्टोर्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से ही ये जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दूसरा स्टेप जो है वो डिटरमाइनिंग डेटा रिलेशनशिप। तो डेटाबेस और क्या डेटा स्टोर करना है वो पता लगने के बाद जो नेक्स्ट काम जो हमारे पास होता है वह होता है डेटा रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना। वंस द डेटाबेस डिजाइनर इज अवेयर of what data is to be stored within the database, they must then determine where dependency is within the data। तो एक बार ये पता चल जाए कि क्या डेटा स्टोर करना है, उसके बाद यह डिटरमाइन करना आवश्यक होता है कि डेटा के बीच में डेटा के मध्य में डिपेंडेंसी कहाँ पर है। समटाइम्स when data is changed you can be changing other data that is not visible। तो कभी कभी हम जब डेटा चेंज कर रहे होते हैं तो हम वो डेटा भी चेंज कर रहे होते हैं जो हमें विजिबल नहीं होता। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ हम इसे समझते हैं। इन अ लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस, हमारे पास कुछ नाम है और उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस है। एज्यूमिंग अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को हम कंसिडर कर रहे हैं वेयर मल्टीपल पीपल कैन हैव द सेम एड्रेस। जो एक से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो एक एड्रेस, बहुत से लोगों का एक सिंगल एड्रेस सेम एड्रेस हो सकता है। जैसे कि एक परिवार में कई लोग रहते हैं और उनका सबका एड्रेस जो है उनके जो घर का एड्रेस है वही होता है, बट वन पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन वन एड्रेस। लेकिन एक जो पर्सन है उसका एक से ज़्यादा एड्रेस नहीं हो सकता। द एड्रेस इज डिपेंडेंट ऑन द नेम। तो यहाँ पर एड्रेस जो है वो नेम पर डिपेंडेंट है। देन एड्रेस इज डिपेंडेंट ऑन द नेम। व्हेन प्रोवाइडेड अ नेम एंड द लिस्ट when provided a name and the list the address can be uniquely determined। अगर नाम दिया गया है तो जो एड्रेस की लिस्ट है उसको आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। हाउएवर इनवर्स डज नॉट होल्ड। व्हेन अ गिवन एड्रेस एंड द लिस्ट द नेम कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड। तो अगर हमारे पास एड्रेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग में कौन कौन से लोग रहते हैं
उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक एड्रेस में बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। बिकॉज द एड्रेस इज डिटरमाइंड बाय द नेम, बल्कि एड्रेस जो है नेम से डिटरमाइन किया जा सकता है, इसीलिए एड्रेस इज कंसिडर्ड डिपेंडेंट ऑन द नेम। तो यहाँ पर एड्रेस जो है वो नेम पर डिपेंडेंट है। तो यही जो है डिटरमाइनिंग डेटा रिलेशनशिप, ये जो है नेक्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई करने का, कौन सा डेटा किस पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग डेटा। वंस द relationship and dependency among once the relationship and dependency among various pieces of information have been determined, it is possible to arrange the data into a logical structure which can then be mapped into the storage object supported by the database management system। तो एक बार डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है और डिपेंडेंसी है वो आइडेंटिफाई कर लेने के बाद, यो इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर लेने के बाद यह पॉसिबल होता है कि डेटा को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में अरेंज किया जा सके, और इसकी सहायता से देन बी मैप्ड इनटू स्टोरेज ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से हम जो है वो जो लॉजिकल स्ट्रक्चर जो बनता है उसकी सहायता से हम यह डिटरमाइन मैप कर पाते हैं कि उसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे स्टोर कराना है, कौन सा स्टोरेज ऑब्जेक्ट है जिसकी सहायता से हम उसको स्टोर करा सकते हैं। इन द केस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस द स्टोरेज ऑब्जेक्ट आर टेबल। तो जो अगर रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो जो स्टोरेज ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो टेबल होते हैं, और विच स्टोर डेटा इन रो एंड कॉलम, जो रो और कॉलम के बेस पर डेटा को स्टोर करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट डेटाबेस की बात करते हैं, इन एन ऑब्जेक्ट डेटाबेस द स्टोरेज ऑब्जेक्ट करस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट। तो इस अगर ऑब्जेक्ट डेटाबेस में देखते हैं तो स्टोरेज ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू राइट द एप्लीकेशन एंड दैट विल मैनेज एंड एक्सेस द डेटा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है डेटा ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए, जब हम ऑब्जेक्ट डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब। तो यहाँ पर लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग में आपने देखा, जो हमने लॉजिकल स्ट्रक्चर जो बनता है उसकी सहायता से हम अब यह मैप कर पाते हैं कि कैसे जो है वो जो डेटा है उनको हमको डेटाबेस या कंप्यूटर सिस्टम में कैसे हम उसको स्टोर कर पाते हैं। तो अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो होता है, जैसा जैसा डेटाबेस होता है, अगर रिलेशनल डेटाबेस होता है तो उसमें डेटा को टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट डेटाबेस है तो उसके लिए जो है ऑब्जेक्ट के टर्म्स में वो चीज़ें स्टोर होती है। द वे दिस मैपिंग इज generally performed is such that each set of related data which depends on a single object whether real or abstract is placed into a table। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि जो डेटा है जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंडेंट है, उन सारे जो डेटा हैं उनको एक ही टेबल पे उसे प्लेस किया जाए। रिलेशनशिप बिटवीन दिस डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट इज देन स्टोर्ड बाय द लिंक बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट। और जो रिलेशनशिप होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसको एक लिंक के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमने देखा लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा डिटरमाइन करना कि कौन सा डेटा स्टोर करना है। दूसरा था हमारा डेटा के बीच में रिलेशनशिप जानना,
कौन सा डेटा किस पर डिपेंडेंट है और जो अलग अलग डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। फिर नेक्स्ट था हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर, जो है लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग करना डेटा का, जिसकी सहायता से हम प्रॉपरली यह जान पाए कि डेटा को कैसे जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सहायता स्टोर करना है, टेबल के फॉर्म में रखना है कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करना है, ये ध्यान देना। और यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो यहाँ पर ये जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, यह भी एक डेटा का मॉडल है और इसका इस्तेमाल जो है डेटाबेस डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये ER डायग्राम है और ER डायग्राम की सहायता से डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है और बहुत ही एफिशिएंट वे है डेटाबेस डिज़ाइनिंग के लिए। एक टूल है ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसकी सहायता से डेटाबेस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और इसमें सबसे पहले यह देखना, यह आइडेंटिफाई किया जाता है क्या क्या एंटिटी है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है अकाउंट, कैरेक्टर, रीजन, आइटम्स, तो इन्हें ऑब्जेक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारे एंटिटी हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स में जो दिख रहा है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद इन एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिप और क्रिप इंस्टेंशिएशन के बीच में इस टाइप का रिलेशन दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट और करेक्टर के बीच में अकाउंट हैज़ करेक्टर, ये तो हैज़ करके जो रिलेशन है वो दिया गया है। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, एंटिटीज आइडेंटिफाई करने के बाद उनके बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है और उसके बाद उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है ये आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अकाउंट और कैरेक्टर के बीच में 1 to n रिलेशनशिप दिख रहा है, इसे 1 to many रिलेशनशिप भी कहा जाता है। तो इसके बाद 1 to many रिलेशनशिप है, many to 1 रिलेशनशिप है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसे कार्डिनलिटी रेशियो भी कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर जो एंटिटी है उसका रिलेशनशिप पर कितना पार्टिसिपेशन है, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम होता है। कि मिनिमम वो जो एंटिटी है, जैसे अकाउंट एंटिटी है, वो हैज़ रिलेशन में कितनी बार पार्टिसिपेट करेगा मिनिमम, और मैक्सिमम वो वहाँ पर कितनी बार पार्टिसिपेट करता है। तो इसे कार्डिनलिटी रेशियो कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो कार्डिनलिटी रेशियो फाइंड आउट करने का होता है। और उसके बाद जो होता है यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि एंटिटीज़ का रिलेशनशिप में जो है पार्टिसिपेशन कैसा है। तो पार्टिसिपेशन जो है दो प्रकार का होता है, पार्शियल टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो ये जो सिंगल लाइन से जो डिनोट करते हैं, तो टोटल पार्टिसिपेशन उसका होता है जिसमें मिनिमम जो कार्डिनलिटी होता है वो एटलीस्ट 1 होना जरूरी होता है, तो उसमें टोटल पार्टिसिपेशन होता है। और जहाँ पर ये डबल लाइन दिखा रहा है मतलब ये टोटल पार्टिसिपेशन है, और सिंगल लाइन मतलब पार्शियल पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो सकता है। और उसके बाद ये टोटल पार्शियल पार्टिसिपेशन निकालने के बाद ये होता है कि सारे जो एट्रीब्यूट हैं, सारे एंटिटी हैं, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे। जैसे यहाँ पर अकाउंट में आप देख सकते हैं अकाउंट नेम, पासवर्ड, लास्ट साइन इन, सब्सक्राइबर नेम, सब्सक्राइबर एड्रेस, सब्सक्राइबर ईमेल। ये बाकी में आप देख सकते हैं कैरेक्टर का, जैसे टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, लेवल, कैरेक्टर नेम दिया हुआ है। तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर प्राइमरी की आइडेंटिफाई करने का। उसके बाद ये जो रिलेशनशिप में जो क्या एट्रीब्यूट है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं।
तो ये इसमें तो इस तरह से एंटिटी रिलेशनशिप जो डायग्राम होता है वह उसका भी इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए। तो हमने ER डायग्राम के बारे में देखा, और यहाँ पर डिज़ाइन प्रोसेस सजेशन फॉर MS एक्सेस। अगर MS एक्सेस में आप डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये नीचे स्टेप्स सामने स्क्रीन में आपको स्टेप्स दिख रहे हैं, तो ये सारे स्टेप्स का फॉलो किया जाता है। ये MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के द्वारा सजेस्ट किया गया है। तो उसमें पहला स्टेप है डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द डेटाबेस। तो सबसे पहला स्टेप बताया जा रहा है कि डेटाबेस का पर्पस क्या है। तो जैसे कि पर्पस में ये होता है कि जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, तो सबसे पहले पर्पस को आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप होता है फाइंड एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, गैदर ऑल ऑफ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वह यह आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है रिकॉर्ड जिनको डेटाबेस में रिकॉर्ड के रूप में स्टोर करना ज़रूरी है, सच एज प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर नंबर। तो जैसे कि प्रोडक्ट नेम है, ऑर्डर नंबर है, तो ऐसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको डेटाबेस में रिकॉर्ड करने स्टोर करने की आवश्यक है, वो दूसरा स्टेप होता है। थर्ड स्टेप होता है डिवाइड द इंफॉर्मेशन इनटू द टेबल। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, अब हमने इंफॉर्मेशन निकाल लिया क्या क्या डेटाबेस में स्टोर करना है, जो कि बहुत सारा है, तो उसके बाद यह आइडेंटिफाई करना उसको टेबल, उसको जो इंफॉर्मेशन है उसको टेबल में तोड़ना। डिवाइड इंफॉर्मेशन आइटम्स इनटू मेजर एंटिटी और सब्जेक्ट सच एज प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स। जैसे कि प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट की डिटेल को स्टोर करेंगे, प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का लोकेशन, ये सारा। और दूसरा जैसे कि ऑर्डर है तो ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर का नाम, ऑर्डर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे। तो इसमें जो थर्ड स्टेप है वो जो इंफॉर्मेशन जो मिला है उसको टेबल में तोड़ना, तो जो कि एंटिटी या सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं। इस सब्जेक्ट देन बिकम अ टेबल। तो हर जो सब्जेक्ट होता है, एंटिटी होता है, वह एक टेबल बन जाता है। टर्न इंफॉर्मेशन इनटू द कॉलम्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना। डिसाइडिंग व्हाट इंफॉर्मेशन नीड टू बी स्टोर इन ईच टेबल। उसके बाद यह आइडेंटिफाई करना कौन कौन सा डिसाइडिंग व्हाट इंफॉर्मेशन नीड टू बी स्टोर्ड इन ईच टेबल। हर टेबल में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है वह स्टोर करना है। ईच आइटम बिकम अ फील्ड। हर आइटम जो है वो एक फील्ड बन जाएगा। इज डिस्प्लेड एज अ कॉलम इन द टेबल। और वो टेबल में एक कॉलम के रूप में डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉयज टेबल माइट इंक्लूड फील्ड सच एज लास्ट नेम, हायर डेट। तो एक एम्प्लॉय जो टेबल है उसमें एम्प्लॉय का नाम, लास्ट डेट, हायर डेट, ये सारी चीज़ें। जो फिफ्थ जो स्टेप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के द्वारा सजेस्टेड है वह यह है कि स्पेसिफाई द प्राइमरी की। चूज ईच टेबल्स प्राइमरी की। हर टेबल में प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करना। तो जैसा कि हमने पहले ही देख चुका है, प्राइमरी की जो है एक ऐसा कॉलम होता है या सेट ऑफ कॉलम होता है जिसकी सहायता से जो टेबल में प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि प्रोडक्ट आईडी हो गया, ऑर्डर आईडी हो गया, ये चीज़ें। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम देख रहे हैं सेटअप द टेबल रिलेशनशिप। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो दो अलग अलग टेबल है उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। लुक एट ईच टेबल एंड डिसाइड हाउ द डेटा इन वन टेबल इज रिलेटेड टू डेटा इन द अदर टेबल। एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल से कैसे रिलेटेड है, यह जो आइडेंटिफाई करना है, यह सिक्स्थ स्टेप होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफाइनिंग द डिजाइनिंग। तो रिफाइनिंग में जो अगर कोई भी एरर होगा जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन हमने किया है तो वह एरर को आइडेंटिफाई करना और उसको रेक्टिफाई करना जो है वो सेवंथ स्टेप होता है। और नेक्स्ट होता है अप्लाई द नॉर्मलाइजेशन रूल। अप्लाई डेटा नॉर्मलाइजेशन रूल टू सी
if table are structured correctly, make adjustment to the table as needed। तो normalization क्या होता है वो हम देखते हैं। तो normalization एक ऐसी प्रक्रिया होती है in the field of relational database design। Normalization is a systematic way to ensure that database structure is suitable for general purpose query and free for certain undesirable characteristics, insertion, updation and deletion anomalies that could lead to the loss of data integrity। तो यहाँ पर जो होता है नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से हम यह इंश्योर करते हैं कि जो टेबल है हमारे वहाँ पर इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनॉमलीज नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन में जैसे कि हम अपडेट कर रहे हैं, तो अगर हम एक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं तो उसका असर दूसरे रिकॉर्ड पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम कहीं पे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका जो है वो दूसरे जगह पर नहीं पड़ना चाहिए असर। जैसे कि डिलीशन, एक रिकॉर्ड हमने डिलीट किया एक पर्टिकुलर टेबल से, तो उसका असर दूसरे जो रिकॉर्ड हैं जो दूसरे टेबल पर है वहाँ नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एनॉमलीज के अंदर आती हैं। तो जनरली नॉर्मलाइजेशन में जो टेबल होते हैं उसको टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनॉमलीज के तौर पर वो जो है वो ना आए। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, जैसे डिलीशन है, हम अगर कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं और उसके साथ डिपार्टमेंट का डिटेल भी वहाँ पर रखा हुआ है, तो हमने एम्प्लॉय की डिटेल डिलीट की, उसके साथ डिपार्टमेंट का भी डिटेल डिलीट कर दिया, तो जो डिपार्टमेंट की डिटेल है वो दूसरे एम्प्लॉय के लिए नहीं रहेगी, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। और तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसको दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो टेबल को टुकड़ों में तोड़ा जाता है और तो इससे जो है ये जो एनॉमलीज होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये हमने देख लिया डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में अच्छे से। तो हमने सबसे पहले देखा है कि ये डेटाबेस डिज़ाइनिंग क्या होती है, और उसमें हमने देखा कि डिटरमाइनिंग डेटा टू बी स्टोर, क्या डेटा स्टोर करना है। फिर हमने देखा डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप, डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमने देखा। फिर लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग की जाती है डेटा की, वो हमने देखा। फिर हमने देखा ER डायग्राम जो होता है वो क्या होता है और उसकी सहायता से ये एक टूल होता है डेटाबेस डिज़ाइनिंग का। और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अकॉर्डिंग अगर आप डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है वो हमने देखा। फिर लास्ट में हमने देखा नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस डिज़ाइन कंप्लीट होता है। और भी डेटाबेस डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ी टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और हो सकती है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।